हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल को हमने जहाँ से छोड़ा था, हमने कल को एक बात सीखी थी। उसी बात को थोड़ा सा और समझे थे डिटेल से, छोटी सी बात को डिटेल से। क्या, जैसे कि कल को हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने कल को? आपका सोडियम। क्या पढ़ा था हमने कल को? एक पॉइंट पढ़ा था हमने, आपका सोडियम। और सोडियम को रिप्रेजेंट ढंग से किस तरीके से करते हैं हम? 11 और 23 इसी तरीके से करते हैं। अब ये 23 किसको दिखाता है? एटॉमिक वेट। और ये किसको दिखाता है? एटॉमिक नंबर को दिखाता है। तो कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझ देते हैं। दूसरा, मैंने ये आपको एक और बात बताई थी, ये आपका क्या होता है? ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्या होता है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल को हमने बहुत अच्छे से इस बारे में बात करी थी। अब अगर मैं इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गौर से देखूं, कितने ये 11 है। और अगर मैं इन 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिलता है 2 8 1 का रेशो, 2 1 8 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है इसका। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो होगा क्या? अगर मैं इसके नॉर्मली देखूंगा, इसके तीन क्या मिलेंगे मुझे? एक सर्कुलेशन मिलेंगे। जैसे कि आपको नॉर्मली पता है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर ये इसका क्या न्यूक्लियस होगा, जहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे। क्लियर बात है? प्रोटॉन है, इसके बाहर अलग और एक और आएगा आपका, और एक और आएगा। अब इस तरीके से अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या अब लाए करें, इनको बिठाएं, तो होगा क्या? आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और बाकी के आपके क्या जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे आएंगे? वो आपके इस वाले सर्कुलर में आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले में आ गया। और एक जो आपका बच रहा है वो किस में आएगा? वो लास्ट वाले में आएगा, बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल बात है बेसिक सी। अब नॉर्मली आपको एक और बात बता दूं, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बाहर की तरफ खींच लेता हूँ, बाहर की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता हूँ, तो क्या होगा? जैसे ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा गया, ये वाला पूरा पोर्शन खाली हो गया, इसका हो गया खाली। और जैसे ही ये वाला पोर्शन आपका खाली हुआ तो कैसा आपको मिलेगा? अब आपको आपका जो एटम्स मिलेगा ना, एटम का स्ट्रक्चर मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जैसे कि बीच में तो इसके न्यूक्लियस ही आएगा, जहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और इसके बाहर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। और जो इसका बाहर वाला था ये हो गया पूरी तरीके से खाली, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया। और जब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता है ना, इस टाइप का अगर पोर्शन बच जाता है, इस टाइप की कंडीशन को कह दिया जाता है। जो आपकी इस टाइप की कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ये पोर्शन इस तरह के खाली बच जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, फिर यह मिला, इसको कह दिया जाता है क्या? केर्नल इसे कहा जाता है। बात क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल के बाहर लिया थे, इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ बाहर लिया थे आप? एक ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर लिया थे, इसको कह दिया जाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ गया, केर्नल क्या है ये भी समझ में आ गया। दूसरी बात,
जिस पे क्या नाम आपका कोई भी, ये मान लो इलेक्ट्रॉन जिसने डोनेट किया, दे दिया, उस पर हमेशा क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिसने के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा था, जिनने किसी को डोनेट नहीं किया था, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मत देखना, ये है इसको, ठीक है। अब ये किसका एटम है? ये सोडियम का एटम था, उसका स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको दिखाया है। इतनी बात क्लियर है? करवा दी थी ये तो बात थी। अब मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। नया टॉपिक हम कौन से स्टार्ट करेंगे? आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर छोटी छोटी सी बेसिक बात बताऊं तो इस पे सबसे पहले ना, शायद हमने इसके बारे में कल ही डिस्कस किया था। कल किया था हमने इसके बारे में? हाँ किया तो था, हालांकि एक डायग्राम भी समझा। चलो फिर भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, उसे करके जरा दिखाओ। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि को 40, ये बोल दिया जाए आपसे, ये मानिए 40 कूलम का चार्ज है, 40 कूलम्स का कोई चार्ज है, ठीक है, फ्लो थ्रू a metallic wire in 2 seconds. In 2 seconds. Calculate the value of electric करंट। कैलकुलेट कीजिए क्या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है आपके पास, ये सोचिए कोई भी मेटलिक वायर, कोई भी आपके पास कोई, ये एक मेटलिक वायर है। कल को ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या है, एक मेटलिक वायर, और इस पे नॉर्मली आपसे एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इस जो मेटलिक वायर पे कोई भी, ये मानिए क्यू कोई क्या लग रहा है, इस पे चार्ज लग रहा है, कोई भी क्यू चार्ज लग रहा है और टी टाइम्स में लग रहा है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, इस पे बता दीजिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो कल को ही हमने किया था इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकाला जाता है, कल को ही हमने अच्छे से समझा था। सोल्यूशन है इसका, यहाँ से आप नॉर्मली क्या कहोगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, इलेक्ट्रिक करंट का सीधा आप फॉर्मूला लगा दोगे। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T होगा। बहुत बेसिक सा है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पे, जिस पे Q यानी कि चार्ज कितना है आपका? 40 है, 40 दिख रहा है, ठीक है। और टाइम T कितना है आपके पास? 2/2 मीन्स कितना आ गया? 20 आ गया। और दूसरी बात, अभी इतनी बात मत रखो, अगर ये 40/2 है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए क्यू की एक यूनिट होती है जिसको क्या कहा जाता है? आपका कूलम्ब कहा जाता है, कूलम्ब कहा जाता है, ठीक है। और आपके टी की यूनिट क्या होती है? टी की यूनिट यानी टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो तब आएगा आंसर। इसे काटोगे तो 20 कूलम्ब पर सेकंड। और कूलम्ब पर सेकंड को आप नॉर्मली क्या कहते हैं? कूलम्ब पर सेकंड को
आप एम्पियर भी कह सकते हो, एम्पियर भी कह सकते हो, मतलब 20 एम्पियर। आंसर आपके दोनों मिल सकते हैं आपको, या तो आपको ये भी मिल सकता है 20 कूलम पर सेकेंड, ये क्या मिल सकता है 20 एम्पियर। बात क्लियर है? चलो ठीक है, अगर क्लियर तो आगे के टॉपिक को बढ़ते हैं। दिख रहा है? चलिए आगे का टॉपिक ही देखते हैं, लाइट चलेगी। अब बात करते हैं हम आज आपका नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम होगा आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इस मामले में जरा बात करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इस पर छोटे से मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसा आप इतना समझ लीजिए, आपका कोई भी, ये देख लीजिए कोई वायर है आपका, कोई भी आपका ये एक वायर है, ठीक है। और इस वायर में ये देखिए आपके कई सारे, ये देखिए ये एक एटम है। क्या है? एटम है। ये भी एक एटम है, और इसी तरीके से ये बहुत सारे एटम हो रहे हैं। आपको मैंने कल को बहुत अच्छे से समझाया था, जो कोई भी दुनिया की हर एक चीज़, हर एक बॉडी किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है, एटम से बनी है। तो ये अगर वायर है, ये पूरी पूरी भी किससे? एटम से मिलकर बनी होगी। बेसिक सी बात है। अब अगर इस पे बोल दिया जाए, ये सोचिए कि आप इस एटम के अंदर, इस एटम के अंदर ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आए, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी भरे पड़े होंगे। अगर इस वायर के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा दी जाए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा दी जाए, मतलब फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या फ्लो हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर हो रहे हैं तो वो क्या होगा? अगर आपका ये जो आपका नॉर्मली क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या होगा? आपका एटम होगा। जब इलेक्ट्रॉन इस एटम पे आएंगे, इस एटम पे आएंगे तो होगा क्या? वो इससे टकराएंगे, हमला कर देंगे, इस पे टकराएंगे, और जैसे टकराएंगे और टकराने से क्या हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा हीट आएगी। ये क्या हीट हो रही है, हीट प्रोड्यूस होगी। और जब ये हीट प्रोड्यूस होगी, इसी पार्ट को कहा जाता है आपका, इस वाले पार्ट को कहा जाता है आपका कोलिजन। क्या कहा जाता है? कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? क्या क्लियर हुई इतनी बात? कोलिजन अभी समझ में आया? अब कोलिजन समझ में आया है तो मैं इसे समझाता हूँ ढंग से एज द डेफिनेशन, ठीक है। देखो डेफिनेशन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लिखिए, व्हेन electrons flow, when electrons flow in metallic wire, when electrons flow in metallic wire collide with kernels and heat is generated, these kernels
for hindrance। हिंड्रेंस क्या होता है? हिंड्रेंस होता है क्या? आप प्रतिरोध यादें की कोई रुकावट दाना। फॉर हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस hindrance to the this hindrance यहाँ से अलग करो थोड़ा सा। दिस hindrance is known as इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आपने तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बताया नहीं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या दिखा दी फिर? अभी मैंने आपको बताया क्या, ये जो आपके क्या इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से जब टकराते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम से जब टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से क्या कोलिजन होता है। अब जब ये बहुत सारी हीटें प्रोड्यूस होगी तो इस पूरे मैट्रिक वायर में होगा क्या? इस वायर में ये होगा कि जब इतनी सारी हीट यहाँ पे जनरेट होगी तो यहाँ पे क्या हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस मतलब रुकावट सी आएगी इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, क्योंकि ये रोकने की कोशिश भी करेंगे। पूरे में क्या होगी? हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब हीट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसी को कहा जाता है आपका क्या? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है? आपका हीट से कनेक्ट है। हीट कैसे होती है? कोलिजन से। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन आपका जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं तब ये कोलिजन होता है। बात समझ में इतनी? अगर बात समझिए तो आगे की बात देखिए। मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बता दिया। आगे देखिए, आगे आपको अगर बोल दिया जाए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज measured by ohm meters। आप अगर ये बता दूं मैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है, ये मेजर करना है, तो इसके पास आपको ओम मीटर होना चाहिए। ओम मीटर से आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को क्या मेजर कर सकते हो कि भैया ये कितना रेजिस्टेंस आया है। ठीक है। और एक और बात इस पर जोड़ लीजिए, जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट भी होती है, खुद की पर्सनल यूनिट है। एंड its unit is ओम। जो ये ओम होता है ये इसकी किसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यूनिट होती है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है आपका, इस तरीके से क्या इसका सिंबल होता है ओम को रिप्रेजेंट करने का। या तो ओम लिख दो यूनिट के रूप में, या इस तरीके का सिंबल बना दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है। अभी होम होता क्या है? ओम किए जा रहे हो। एक्चुअली आपके एक क्या साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, इनका नाम था ओम। इनका क्या नाम था? क्या? ओम। इसी तरह इनको प्रोनाउंसिएशन किया था ओम लॉन तो बन गया था ओम, इनको लेकिन बोला जाता ओम। ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ नॉर्मली, अगर मैं ओम्स लॉ के बारे में बताऊं तो इसके पहले आपको जानना है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जैसे कि
आपका कोई भी मेटलिक वायर हो, हम इसी का भी खेल खेल रहे हैं मेटलिक वायर का। देखो कोई भी मेटलिक वायर हो, ठीक है, जब ओम्स बैठे हुए थे तो उनके दिमाग में एक खेल आया कि यार एक मेटलिक वायर रहता हूँ, उसके कनेक्शन कर देता हूँ। उन्होंने क्या किया, इस मेटलिक वायर के कनेक्शन किए। यहाँ पे उन्होंने एक स्विच लगा दिया और यहाँ पे कोई उन्होंने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, और ये जो बैटरी थी 4 वोल्ट की थी। और इन्होंने अब देखा कि यार अगर मेटलिक वायर में मैं कोई बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ और जब इस पर सप्लाई ऑन कर देता हूँ, सप्लाई ऑन कर देता हूँ, तो इस पर से क्या करंट फ्लो होगी, आई करंट क्या फ्लो होगी। ऑब्वियसली इस बात है, बिल्कुल होगी। और जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, इन्होंने एक चार्ट बनाया और उसकी हेल्प से इन्होंने समझने की कोशिश करी। सबसे पहले उन्होंने उस चार्ट में लिखा क्या, आपका वोल्टेज, फिर उन्होंने करंट रखा। उन्होंने जब इस मेटलिक वायर में क्या, मेटलिक वायर में उन्होंने ये मानिए वोल्टेज लगाई, वोल्टेज लगाई। वोल्टेज कितनी लगाई, सबसे पहले उन्होंने 12 वोल्ट लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने 36 वोल्ट लगाई, सॉरी उसके बाद उन्होंने 24 वोल्ट लगाई थी, 4 वोल्ट लगाई, फिर 36 लगाई, और फिर उन्होंने लगाई 48 वोल्ट। अब देखो हुआ क्या है, जब इस तरीके से उन्होंने किया, जैसे उन्होंने 12 वोल्ट लगाई तो उनको ये मान के चलो 2 एम्पियर की करंट मिली। 12 वोल्ट लगाते साथ 2 एम्पियर की करंट लगाई, यहाँ पे वोल्टेज जैसे 12 वोल्ट की लगाई, 2 एम्पियर करंट मिली। लगा ठीक है। जैसे उन्होंने इसका 2 टाइम्स कर दिया, 12 का 2 टाइम्स कितना होगा 24, जैसे 24 किया तो यहाँ पे करंट आ गई उनकी 3.8 एम्पियर। अब वो शॉक्ड, यार यहाँ पे तो 4 एम्पियर आनी चाहिए थी, जब वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होना चाहिए, नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने 12 का 3 टाइम्स यानी 36 वोल्ट किया तो यहाँ पे और ज़्यादा कम आ गई, यहाँ पे 5.7 एम्पियर आ रही, और यहाँ पे समथिंग उनकी 7.6 एम्पियर आ गई। वो शॉक्ड हो गए देख के, ये हो क्या रहा है, जब वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, जितने टाइम्स कर रहा हूँ उतनी टाइम्स करंट भी होनी चाहिए, ऐसा तो हुआ नहीं। उन्होंने फिर अपने क्या गए, उस मेटलिक वायर को छुआ, उन्होंने देखा कि जो मेटलिक वायर है ये वाली, ये तो बहुत गर्म हो रही है, गर्म हो गई एकदम से। फिर इनके माइंड में आया चलो एक काम करते हैं, इसको है ना एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। उन्होंने एक बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में इसको क्या बंद कर दिया, इस वायर को। और जब इसे बंद किया तो इसका क्या कर दिया उन्होंने, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया कि भैया इसका जो टेम्परेचर है वो ना बढ़ पाए। ये बात उन्होंने ध्यान रखी। टेम्परेचर जैसे उन्होंने इसका कांस्टेंट किया, हुआ क्या, फिर दोबारा से उन्होंने क्या इसकी वैल्यू चेक करी, इसकी रीडिंग क्या क्या आ रही है। अब दोबारा से उसे नाम दे दिया इन्होंने क्या, आई डैश उसे नाम दिया दोबारा कि अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। और इस बार जब उन्होंने दोबारा से चेक किया इसी तरीके से 12 वोल्ट लगा कर, तब 2 एम्पीयर आई, और जब 24 वोल्ट की बैटरी लगाई फिर 4 वोल्ट आ गई। जब 36 की बैटरी वो लगाई आपकी बैटरी, तब कितने आ गई, 6 वोल्ट आ गई, और जब 48 की लगाई तब 8 वोल्ट आई, 8 एम्पीयर आ गई सॉरी। तो इस तरीके से इन्हें मिला, और तब इनके समझ में आया कि जब हम किसी भी क्या, ये जो होता है कि किसी की भी फिजिकल जो सारी फिजिकल जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें कांस्टेंट कर दी जाए, फिजिकल वैल्यू को कांस्टेंट कर दी जाए, तो ये पॉसिबल है कि हमारी जो ये नॉर्मली होता है वोल्टेज जो है, वोल्टेज
किसके प्रोपोर्शनल आती है? सॉरी, करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आती है। कैसे? फिजिकल कौन सी वैल्यू आप कांस्टेंट करने की बात करो। देखो जैसे ही आपने क्या किया, इस मैट्रिक वायर का क्या किया था, इसे टेम्परेचर कांस्टेंट किया। जैसे टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया, इट मीन्स इसके आपने कहीं ना कहीं ने इसकी ये जो लेंथ है ये बढ़ती, टेम्परेचर बढ़ता तो ये वायर क्या है, लॉन्ग भी हो सकती थी, तो इसकी लेंथ भी कांस्टेंट होगी। और जो इसका ये वाला एरिया था, एरिया क्या, ये वाला डायमीटर बोल दो, एरिया बोल दो, जो तुम्हें अच्छा लगा वो बोल दो, ये भी एक क्या तरीके से कांस्टेंट कर दिया गया। जब किसी भी कंडक्टर की जो फिजिकल वैल्यूज होती है उन्हें कांस्टेंट कर दिया जाता है, फिजिकल वैल्यूज को कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या हमें एक सारी की सारी वैल्यू क्या कांस्टेंट मिलती है। आर फिजिकल, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इस तरीके की वैल्यू कब मिल सकती है, जब आर फिजिकल कंडीशंस, आर फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। All physical conditions are constant, then we say that, हम क्या कह सकते हैं, I proportional to V। I किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। जैसे जैसे क्या वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या करंट भी बढ़ेगी, बेसिक्स बात है। अब अगर मैंने ये बोल दिया गया है, क्या बोल दिया मैंने अभी आपको क्या बोला है कि अगर आपकी क्या आई जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल बोल देगा, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आपकी करंट है ना, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी होगी। तो आई इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाइए, इक्वल का साइन लगा दिया, तो आई इक्वल टू कांस्टेंट क्या लगाऊँ, कांस्टेंट लगा देता हूँ के, स्मॉल के इंटू वी। प्रोपोर्शनल हटा के हम इक्वल का साइन लगाते हैं, उसकी जगह हम लिख देते हैं फिर क्या कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मैं स्मॉल के को दे रहा हूँ, ठीक है। और जब आप ना ये कांस्टेंट टर्म लगाते हो, कांस्टेंट टर्म होता क्या है, कांस्टेंट टर्म ये होता है आपका कि जब आपने ये लगा दिया ना, तो आपकी इसको लगाते ही साथ ये जो हो रहा था क्या, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा था, ऐसी तरह की कंडीशन क्रिएट कर दी थी इस कांस्टेंट टर्म ने कि अब है ना, अब चाह के भी जो टॉलरेंस हो रही थी, जो इस पर एरर्स आ रही थी वो नहीं आएंगी। अब इसकी वैल्यू को फिक्स कर दे कि हाँ अगर अब वोल्टेज बढ़ी, जितने टाइम वोल्टेज बढ़ेगी उतनी टाइम क्या करंट भी बढ़ेगी। ये कंडीशन अप्लाई कौन करता है, कांस्टेंट टर्म अप्लाई करता है। और कांस्टेंट टर्म को इसलिए ना कंडीशन के लिए अप्लाई करता है, कंडीशन ये कांस्टेंट टर्म ही अप्लाई करता है। किसने अप्लाई करा, कांस्टेंट टर्म ने कंडीशन अप्लाई किया, इसलिए इस कांस्टेंट टर्म को कंडक्टेंस भी कहा जाता है, कंडक्टेंस भी कहा जाता है। कंडक्टेंस क्यों कहा गया, क्योंकि इनने क्या कंडीशन अप्लाई करी। बात समझिए, ठीक है। अब इससे आगे जब चलते हैं। अभी सर आपने तो ये करवा दिया, हमें तो आप रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे, मैं रेजिस्टेंस ही पढ़ा रहा हूँ। अभी समझो तो सही, अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहूँ, वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं क्या कर दूँगा, ये क्या K को मैं इधर ले जाऊँगा और ये क्या इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो V इक्वल टू आई अपॉन स्मॉल के हो गया। या मैं इसे ऐसे भी सकता हूँ, V इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल के इंटू आई, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो ये 1 अपॉन स्मॉल के होता है, ये आपका 1 अपॉन स्मॉल के होता है, ये एक्चुअल में होता है आपका रेजिस्टेंस। यही क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब
रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस का क्या? रेसिप्रोकल। बात समझ आई? रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल, समझ लो। तो 1/k की जगह हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, तो हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इंटू आई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ये आ गया हमारा क्या? डेरिवेशन फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से हमने निकाला। अब अगर मैं यहाँ से एक और बात आपको जोड़ना चाहूँ, तो मैं नॉर्मली अगर इसे बोल दूँ कि भैया जो आपका वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज है, ये एज्यूम करो ये आपका वाई एक्सिस पे आता है। वाई एक्सिस क्या होता है? आपको नॉर्मली क्या स्कूल टाइम में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्या पढ़ भी होंगे कि मैथ्स के अंदर एक चैप्टर आता है जिसमें क्वाड्रेंट करके आता है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट भी होते हैं और 2 एक्सिस भी होती हैं। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है, अलग से ये अलग से याद दिलाने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, इसकी वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, और इसको कहना चाह रहा हूँ मैं, ये मान लो एक्स एक्सिस, क्या बोल दिया? एक्स एक्सिस कह दिया, और यहाँ पर कोई एम टर्म बोल दिया, कोई भी एम टर्म जो आती हो। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों कहा है? मैंने ऐसे इसलिए कहा है कि अगर इससे बोल दिया जाए कि इसका ग्राफ बना के दिखाइए, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना ग्राफ में, इसका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसका। किसका? वोल्टेज का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसे बनता है? अब आपको अभी मैंने क्या बताया, अगर इसे v माना है, v को y एक्सिस माना है, तो y एक्सिस कहाँ आती है? ये ऐसे आती है। ये कौन हो गया? v हो गया। और इसे x एक्सिस माना है, तो ये कैसा आएगा? ऐसा आएगा। और जो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे कैसा आएगा? एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब ये जो होता है, यहाँ पे एज्यूम करो कोई एंगल आ गया, जिसका एंगल का नाम हो गया थीटा। ठीक है, तो इस यहाँ पे स्लोप कैसा बन रहा है? स्लोप कैसा बन रहा है? किसका स्लोप बन रहा है? आपको दिख रहा होगा इस पर लेंथ क्या होता है, स्लोप क्या होता है? आपको नॉर्मली दिख रहा होगा इस पे, या तो क्या है, लेंथ है या हाइपोटेनियस है। लेंथ है, हाइपोटेनियस भी है। तो अगर इसका यहाँ पे क्या tan थीटा निकालना चाहूँ, tan थीटा निकालना चाहूँ, सॉरी लेंथ और बेस, tan थीटा निकालना चाहूँ, तो क्या आएगा? लेंथ कितनी है? v, और बेस कितना है? ये i वाला पार्ट है। i बेस अपॉन लेंथ अपॉन बेस, लेंथ कितनी v और बेस कितना i, तो यही होता है क्या? r। यही होता है क्या? r। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए जो vi ग्राफ होता है, vi ग्राफ का स्लोप कैसा होता है? vi ग्राफ का स्लोप क्या होता है? तो vi ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? r होता है। vi ग्राफ का स्लोप क्या होता है? r होता है, नहीं रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये पॉइंट करके अभी दिखा भी देता हूँ। चलो देखिए लो इसे, चलो देखो इसे जरा। अकॉर्डिंग टू Ohm's law, according to Ohm's law, if the physical conditions of a metallic
ऑफ अ मेटलिक वायर। फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी, जैसे उसकी लेंथ में नो चेंज, उसकी थिकनेस यानी डायमीटर वगैरह, उसकी जो मोटाई होती है थिकनेस उसमें, और उसका जैसे टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी उसकी कंडीशन है। फिजिकल कंडीशन कौन सी, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक। देन current flowing through is directly proportional एल लगा लेना पीछे, ठीक है, स्पेस नहीं बचाता है, प्रोपोर्शनल टू वोल्ट अप्लाइड एट वायर एंड्स। जो मैंने कहा वही पूरी की पूरी क्या आपको थोड़ी बेस पे भी छोटी सी लिखवा दी समरी में, ठीक है। और लास्ट में एक आप पॉइंट है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है बच्चा, किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। इस टाइप का जो साइन बनता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट आगे अब बढ़ते हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको। आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपसे पूछे जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक सी बातें बता दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये पता बहुत अच्छे से होना चाहिए। नेट अज्यूम कर लो आपका कोई भी क्यू चार्ज है, कोई ये मानिए कोई चार्ज है, बड़ा सा क्यू है, ठीक है, क्यू चार्ज है, कोई बहुत बड़ा सा चार्ज। अब सोचिए इससे ना बहुत दूर कोई छोटू सा चार्ज बैठा हुआ है, बिल्कुल छोटू सा चार्ज है, छोटा पैकेट। और दूरी कितनी है, डिस्टेंस ये मान के चलो, डिस्टेंस ये मानो इनफाइनाइट, बहुत दूर है। अब दूर है, ये छोटा सा चार्ज है, किसकी बात हो रही है, छोटे से चार्ज की। ये सोचो ये छोटा सा चार्ज है ना, कुछ इतना छोटा सा बच्चा है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ये सोच लो कि हम आ गए, इसके पीछे आके खड़े हो गए, भैया हम भी आ गए, हमने इसे देखा, हमने कहा ऐसा है, यहाँ पे खड़े मत हो, चल आगे भाग। इसे हमने धक्का देना शुरू किया और इस चार्ज को हमने धक्का देने की कोशिश करी। धक्का क्यों दे रहे हो सर, ये दोनों एक दूसरे चार्ज पता है क्यों दूर है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने कल भी समझाया था, अगर सेम चार्ज हो, सेम है एकदम सेम चार्ज हो, तो वो एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स आता है। रिपल्सन का फोर्स मतलब एक दूसरे को दूर दूर भेजते हैं। इसे ना हमारा वैसे धक्का देना शुरू कर, ऐसा है चल उधर भाग, चल उधर जा, ऐसे उधर की तरफ धक्का देने आ गए छोटे से चार्ज को। ऐसे धक्का दे 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 के हम ये मान लो किसी इस पॉइंट तक ले आए, इस पॉइंट तक लेके आ गए और इसे नाम दे दे वी। अब ये छोटा सा चार्ज आ गया यहाँ पे, बड़ा खुश हो रहा है, हम भी खुश, ये भी खुश कि चलो भैया हमें ले आए, खुश हो गया, बहुत है। और इसको यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क डन होगा।
और जो ये वर्क हुआ है ना, इसको हमने W जूल कह दिया। क्या बोल दिया? W जूल कह दिया। अब हमने वर्क किया कहाँ से? इस पॉइंट से यहाँ तक हमने क्या W जूल का वर्क किया। किस पॉइंट तक लाया? V पॉइंट तक लाया। इतनी बात क्लियर हुई है ना? तो अगर आपसे ये बोल दिया है कि W जूल क्या है, W जूल क्या है, तो इसके बारे में मैं एक पॉइंट से समझाऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये सोच के देखो। आपसे क्या बोल दिया कि W क्या, W के बारे में अगर बात करी जाए तो एक्चुअली में इसे लिख लीजिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग कोई भी चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम टेस्ट चार्ज हो गया था, सॉरी, टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinite distance to a point near another। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि कोई दूसरा चार्ज को किसी चार्ज के क्या पास में लाया जा रहा है, उसी को जो वर्क डन किया जा रहा है, इसे क्या W जूल कहा गया। ठीक है, और जो यहाँ पे Q की बात हो रही है, स्मॉल Q की बात हो रही है, ये मानिए ये चार्ज है, चार्ज टू बी कैरीड। स्मॉल चार्ज क्या है? Q क्या है? ये कोई चार्ज कैरी कर रहा है, ये कोई चार्ज कैरी कर रहा है। अगर यहाँ पे बात हो जाए कि इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप इस पर कैसे रिलेशन कह सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें रिलेशन इस पर ऐसे कह सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन अगर होना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम इन दोनों पॉइंटों से रिलेशन जोड़ना चाहें ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन जो होता है, इसे V से डिनोट किया जाता है। पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है? V से। और इसका रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है रेशो से। किसका रेशो? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन कौन कर रहा था? W। वर्क डन कितने? W ने। और चार्ज क्या हो रहा है? स्मॉल q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन और चार्ज का रेशियो ही क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। मतलब क्या पता चला आपको? V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q, जहाँ पे W क्या होता है? वर्क डन, स्मॉल q क्या होता है? आपका चार्ज होता है। ठीक है, और वर्क डन की आपकी यूनिट होती है क्या? जूल। तभी मैंने जूल लगाया था पीछे। अब q की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, आप सबको याद ही होगी, कूलम होती है। और जूल अपॉन कूलम यूनिट ऐसे भी बनी है, जूल अपॉन कूलम भी बन रही है। किसकी यूनिट बनी है? ये वोल्टेज की यूनिट बनी है। अब वोल्टेज की यूनिट बनी है ये, इन दोनों ने मिलकर किसकी यूनिट क्या की है? वोल्टेज की करी है। तो वोल्टेज की एक यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन कूलम होती है। दूसरी इसकी एक और यूनिट होती है जो स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है, वो होती है वोल्ट। तो जूल अपॉन कूलम ही वोल्ट है, वोल्ट ही जूल अपॉन कूलम है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। एक बात क्लियर है? सी इतना समझिए। अब इस पे एक और अगर बात जोड़ दी जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जाए, यहीं पे अभी पहले क्लियर कर दो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। अगर बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बता दो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इसी पे एक पॉइंट ये जोड़ दूँ, ये मानिए
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कोई वर्क करना पड़ा, कितना वर्क किया है, इसे मैं बोल देता हूँ, ये मानिए W1 बोल दिया, W1 बोल दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में वर्क किया। और अगर ये बोल दूँ कि इससे थोड़ा और आगे से खिसका दिया और ज़्यादा मेहनत कर दिया, मतलब समथिंग यहाँ तक लिया है, V2 तक लिया है इसे, पहले ये यहाँ तक था, इसे V1 बोल दिया इस पॉइंट को, और कहाँ तक लिया है, V2 तक लिया, इस पॉइंट को V2 बोल दिया, और इस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है, इसे क्या W2 बोल दिया कि भैया अब ज़्यादा वर्क करना पड़ा था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में। बेसिक चीज़ बात है। तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बताया नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये जो V1 और V2, जो आपका ये V1 आ रहा है और जो V2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसे ही कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये भी एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है और ये भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डेल्टा V से। तो डेल्टा V क्या होगा, V2 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक आने में ज़्यादा है, इस बड़े में से इस छोटे को अगर माइनस कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि ये कितना है, इसका ही तो डिफरेंस निकालना है। तो V2 माइनस V1, यही क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। साथ साथ क्लियर भी ये पॉइंट भी कर दिया। चलो ठीक है, अब दोबारा से मुझे नया डायग्राम बनाना पड़ा क्योंकि वो पूरा सड़ चुका है, समझ भी नहीं आ रहा अगर सब डिस्प्ले। तो दोबारा से एक और बात अगर कह दी जाए, वही आपका दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे। चलो सोचो, कोई आपका Q चार्ज है, बड़ा सा चार्ज, उससे दूर है, काफ़ी दूर छोटू सा चार्ज। अब हो क्या रहा है, जो छोटा सा चार्ज है ना, ये क्या, इसको क्या हम ये मानो इस चार्ज को कोई वैल्यू दे दी, इसकी कोई वैल्यू जैसे कि दे दी गई, ये रहा, इसकी ये वैल्यू दे दी गई और ये दे दिया गया कि 1 कूलम का चार्ज है, कितने का है, 1 कूलम का चार्ज है, दे दिया। ये 1 कूलम का चार्ज अगर बोल दिया है, इसको अब बोला जाएगा ऐसा है, उधर जा, चल निकल जल्दी। इसे हम छोटा सा चार्ज है, धीरे धीरे स्लोली है, क्या वेरी स्लोली हम क्या इसको उधर की तरफ भेज रहे हैं कि भैया उधर जाओ। हमने किसको भेजा है, हमने क्या, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा वोल्ट इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या V इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क किया जा रहा है, कुछ वर्क किया जा रहा है, नहीं W किया जा रहा है, अपॉन चार्ज यानी Q आना चाहिए। अब Q कितना हो रहा है हमारा, कितने का चार्ज हो रहा है, 1 कूलम का अपॉन 1 हो रहा है। बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं बोलते V इक्वल टू W के इक्वल हो रहा है। एक तरीके से भी पता चल गया, कब, जब कुल चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट अपना समझाएंगे, स्टेटमेंट से समझा पाऊंगा मैं इसे। अगर आपको स्टेटमेंट दे दी जाए, स्टेटमेंट से समझाता हूँ इसे। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point can be defined as the work done in beginning unit
unit positive from infinite distance to a point near another positive charge। आज के लिए इतना ही रखते हैं कि काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। कल को मैं इससे रिलेटेड थोड़ा और एक्सप्लेन से ढंग से कर पाऊँगा, ठीक है, इसी पॉइंट को। चलिए कल को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।